इंडिया, एक ऐसा देश जो अपनी अलग पहचान और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है, हमेशा से ही अपने राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं से जूझता रहा है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर ब्रिटिश राज तक सत्ता और शासन की चाहत ने इस राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया है। भारतीय राजनीति की कहानी निरंतर विकास की कहानी है, जो प्रगति के दौर और गंभीर चुनौतियों दोनों से होकर गुजरी है। अपने लंबे इतिहास में इंडिया ने कई राजनीतिक प्रणालियों और विचारधाराओं को देखा है। शक्तिशाली सम्राटों के शासनकाल और प्राचीन गणराज्यों की जटिल कार्य प्रणाली ने एक जटिल राजनीतिक ताने बाने की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकृत शासन से लेकर चोल वंश के विकेंद्रीकृत शासन तक इंडिया का राजनीतिक परिदृश्य एकता और विखंडन दोनों की विशेषता वाला रहा है। 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के आगमन ने भारतीय राजनीति में भारी बदलाव ला दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्रमिक विस्तार और प्रभुत्व के माध्यम से मौजूदा शक्ति संरचनाओं को मौलिक रूप से बदल दिया। शासन की पारंपरिक प्रणालियों को औपनिवेशिक संस्थानों से बदल दिया गया और इंडिया खुद को एक विदेशी शक्ति के नियंत्रण में पाया। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। स्वशासन की लड़ाई ने एक राष्ट्रीय चेतना को जगाया, जिसने सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता के बैनर तले एकजुट किया। इसी दौर में आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी गई, क्योंकि नेताओं और बुद्धिजीवियों ने उस राष्ट्र के बारे में विचार विमर्श किया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उपनिवेशवाद से पहले इंडिया का राजनीतिक परिदृश्य क्षेत्रीय राज्यों और साम्राज्यों के एक जटिल परस्पर क्रिया की विशेषता थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्र में फैला मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय शासकों की शक्ति और पहुंच का प्रमाण है। सम्राट अशोक का शासनकाल उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन और सामाजिक कल्याण पर उनके जोर के लिए जाना जाता है, ने इंडिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक लोकाचार पर एक अमिट छाप छोड़ी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इंडिया ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। गुप्त साम्राज्य, जिसे कला, साहित्य और विज्ञान के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ने हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान और व्यापार और वाणिज्य के उत्कर्ष को देखा। दक्षिण इंडिया में चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ने भारतीय उपमहाद्वीप से कहीं आगे तक अपना प्रभाव बढ़ाया। मध्य युगीन काल में इस्लामी शासकों के आगमन ने मिश्रण में नए तत्वों को शामिल किया। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने उत्तर इंडिया में मुस्लिम शासन की लंबी अवधि की शुरुआत को चिह्नित किया। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अपने साथ सापेक्ष शांति और समृद्धि का दौर लेकर आया। मुगल अपनी भव्य वास्तुकला, कलाओं के संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, ने भारतीय संस्कृति और समाज पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे महत्वाकांक्षी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर दिया। जो एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे एक औपनिवेशिक उद्यम में बदल गया। कंपनी की बेहतर सैन्य शक्ति और चतुर राजनीतिक चाल ने इसे स्थानीय शासकों को अपने अधीन करने और विशाल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति दी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लागू होने के भारतीय समाज पर गंभीर परिणाम हुए, जिससे आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन और सामाजिक उथल-पुथल मची। ब्रिटिश राज, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ने पश्चिमी शिक्षा, कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक संरचनाओं को पेश करते हुए इंडिया को अपनी छवि में फिर से ढालने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश शासन ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देकर अपने ही विनाश के बीज बोए। स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों के संपर्क में शिक्षित भारतीयों में स्वशासन की इच्छा को प्रज्वलित किया। इन आदर्शों से प्रेरित होकर प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देना शुरू कर दिया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शासन में अधिक से अधिक भारतीय भागीदारी की मांग के लिए एक मंच के रूप में उभरी। शुरू में अपने दृष्टिकोण में उदारवादी, कांग्रेस धीरे धीरे अपनी मांगों में अधिक मुखर होती गई। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी का राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता के रूप में उदय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन सत्याग्रह ने लाखों भारतीयों की कल्पना को मोहित कर लिया। 1930 का नमक मार्च, ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक सामूहिक सविनय अवज्ञा अभियान ने गांधी के दृष्टिकोण की शक्ति का प्रदर्शन किया और भारतीय आबादी को प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध के प्रयासों में इंडिया के योगदान ने बदलते वैश्विक क्रम के साथ ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों पर पकड़ बनाने के संकल्प को कमजोर कर दिया। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली मजदूर सरकार ने 1947 में इंडिया को स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन देश को इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित किए बिना नहीं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र इंडिया का जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था, जो खुशी और विभाजन के दुखद परिणामों दोनों से चिह्नित था। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक इंडिया के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। 1950 में अपनाया गया इंडिया का संविधान इन सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और सरकार की एक संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में इंडिया ने राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास का दौर देखा। नेहरू की नीतियां औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित थीं। हरित क्रांति, जो 1960 के दशक में शुरू हुई, ने इंडिया को एक खाद्य अभावग्रस्त राष्ट्र से एक प्रमुख कृषि उत्पादक के रूप में बदल दिया। हालांकि स्वतंत्र इंडिया के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता व्यापक रूप से फैली हुई थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उपनिवेशवाद की विरासत विशाल और विविध राष्ट्र के प्रबंधन की जटिलताओं के साथ मिलकर भयावह बाधाएं प्रस्तुत करती है। क्षेत्रवाद का उदय, भाषाई तनाव और धार्मिक संघर्षों ने राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। 1948 में एक हिंदू कट्टरपंथी द्वारा महात्मा गांधी की हत्या ने नव स्वतंत्र राष्ट्र में सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता को उजागर किया। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया के लोकतांत्रिक संस्थान मजबूत रहे। नियमित चुनाव, एक स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका ने सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ नियंत्रण और संतुलन प्रदान किया। एक निर्वाचित सरकार से दूसरी सरकार में सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इंडिया की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।